हेलो दोस्तों, आज हम अपवर्तन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और एग्ज़ाम में कई बार आप आते भी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारे जो परावर्तन का पहला चैप्टर है जहाँ पे हमने परावर्तन पढ़ा है, उस परावर्तन से कैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन डिफरेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सारी चीज़ों को जानेंगे। तो जैसा कि हमने अपवर्तन चैप्टर में ये पढ़ा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब से दूर जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रकाश सघन से जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो यह अभिलंब से, ये हमारा क्या है, ये हमारा अभिलंब है। तो यहाँ से क्या होगा, प्रकाश जो है वो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ओके, तो हमने ये पढ़ा है कि प्रकाश सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब से दूर जाता है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जैसे जैसे हम आपतन कोण, ये हमारा क्या है, आपतन कोण है I, और ये हमारा है अपवर्तन कोण R। तो जैसे जैसे हम आपतन कोण I का मान बढ़ाएंगे, अपवर्तन कोण R का भी मान बढ़ेगा। अपवर्तन कोण का मान बढ़ने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से और दूर हटेगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, हमने आपतन कोण को और बढ़ा दिया। ठीक है ना, आपतन कोण को और बढ़ा दिया तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा, यानी कि अपवर्तित किरण अभिलंब से और दूर हटेंगी। ओके, और ऐसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा, यानी कि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर जाती रहेगी। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तित किरण इन दोनों माध्यम को अलग करने वाली इस तल को छूती हुई निकल जाएगी, यानी कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, 90। ठीक है, तो उस विशेष आपतन कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण, जिसको हम C से दिखाते हैं। ठीक है, तो क्रांतिक कोण को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा क्रांतिक कोण की परिभाषा। तो हमने क्या पढ़ा कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर जाता है। इसके बाद हमने ये जाना कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है, यानी कि अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब से और दूर हटेगी। यहाँ पे देखिए, हमने आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया, अपवर्तित किरण और दूर चली गई। और एक विशेष कंडीशन पर, एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तित किरण क्या हो जाएगी, इन दोनों माध्यम को अलग करने वाली इस तल को छूती हुई निकल जाएगी, यानी यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस विशेष आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, क्रांतिक कोण की परिभाषा हो जाएगी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए
विरल माध्यम में आर, यहाँ पे आर का मतलब क्या है, अपवर्तन कोण है, ठीक है ना। तो मैंने इसको केवल आर लिख दिया है, यहाँ पे जगह नहीं है। आर का मतलब क्या है, अपवर्तन कोण। आर का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ये क्रांतिक कोण की डिफिनीशन हो गई। क्या डिफिनीशन है इसकी? कि सघन माध्यम में बना वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, और इसे कैपिटल सी से दिखाते हैं। ओके, तो इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्रांतिक कोण। अब इसके बाद जानेंगे हम कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। चलिए, अच्छा, ये दो बहुत ही इजी टॉपिक हैं और उम्मीद है कि इसे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, हम इस चीज़ को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अगर बताइए कि अगर पहला माध्यम हमारा वायु हो और दूसरा माध्यम अगर हम कांच ले लें, ठीक है, तो यहाँ से हम ANG को क्या लिख सकते हैं, ANG को, यानी कि पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, क्या लिख सकते हैं इसको, साइन I अपान साइन R, ठीक है। हमने पढ़ा है ना सापेक्ष अपवर्तनांक में कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन I अपान साइन R के बराबर होता है। ओके, यानी कि ANG इक्वल टू हो जाएगा साइन I अपान साइन R। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, अपवर्तन का पहला लेक्चर। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो आपतन कोण है ये क्या है, क्रांतिक कोण है ना, तो यहाँ से हो जाएगा साइन C अपान साइन R। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे R की जो वैल्यू 90 डिग्री है ना, R की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, चूंकि साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ANG इक्वल टू साइन C। ओके, ANG की वैल्यू क्या मिल गई, साइन C। तो यहाँ से GNA क्या मिलेगा हमको, GNA क्या हो जाएगा बताइए भाई, GNA को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान ANG लिख सकते हैं ना, GNA को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान ANG, तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, 1 अपान साइन C, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मिनट, ANG, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हमने पहला माध्यम सघन लिया है ना, तो सघन है तो यहाँ पे कांच होगा ना, सॉरी, और ये हमारा क्या होगा, वायु होगा, ठीक है भाई। हमने पहला माध्यम क्या लिया है, सघन लिया है ना, और दूसरा माध्यम हमने विरल लिया है, तो पहला माध्यम ऑब्वियसली कांच होगा और दूसरा क्या होगा, हमारा वायु होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, GNA हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, GNA, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमें ANG क्या मिल जाएगा, ANG इक्वल टू 1 अपान साइन C, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, 1 अपान साइन C, यानी कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, वो क्रांतिक कोण के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी कि ANG इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपान साइन C। ओके,
चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पहला माध्यम सघन है और दूसरा माध्यम विरल है। ओके, तो यहाँ पे पहला माध्यम हम कहाँ से ले लिए और दूसरा माध्यम हमने क्या ले लिया, वायु ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से एक बार फिर इस चीज को आप रिपीट कर लीजिए। ANG क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे GNA, चूंकि पहला माध्यम हमारा कांच है तो GNA क्या आ जाएगा, साइन आई अपान साइन आर, और आई की वैल्यू क्या है, C है, तो साइन C अपान साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ से GNA क्या आ जाएगा, साइन C हो जाएगा। ये तो हमारा GNA मिला है ना। अगर हमको ANG निकालना हो, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना हो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपान GNA आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इस अपवर्तनांक नहीं पढ़ा है तो हमारा टॉपिक पढ़ सकते हैं अपवर्तनांक, वहाँ पे ये फार्मूला होता है कि ANG इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान GNA। तो चूंकि GNA का वैल्यू हमको मिला है साइन C, तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन C। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ANG इक्वल टू 1 अपान साइन C, यानी कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो उस माध्यम के क्रांतिक कोण के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ओके, चलिए तो ये हमारा क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में रिलेशन हो गया, ANG इक्वल टू 1 अपान साइन C, यानी जो अपवर्तनांक होता है किसी माध्यम का वो क्रांतिक कोण के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ओके, अब यहां पे हम समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अच्छा, अब आप देखिए, अगर हम आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से भी बढ़ा दें, ठीक है ना, यानी कि अगर आपतन कोण का मान साइन C से, सॉरी क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, अगर आपतन कोण का मान और बढ़ा दें यानी क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाए, तो ये जो किरण है, अब ये जो किरण है ये क्या हो जाएगी, ये उसी माध्यम में, पहले माध्यम में वापस चली जाएगी। ठीक है ना, यानी कुछ इस तरीके से, यानी जिस माध्यम में प्रवेश करती है, जिस माध्यम से प्रवेश करती है वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ओके, तो ये जो हमारी घटना होगी इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए हमने क्या बताया कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा, यानी कि अपवर्तित किरण अभिलंब से उतना ही दूर भागेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए आपतन कोण का मान बढ़ाते गए और अपवर्तित किरण भी क्या हो गई, दूर जाती रही, और क्रांतिक कोण पे क्या हुआ कि अपवर्तित किरण छूती हुई निकल गई। ठीक है ना, और उसके बाद जब हमने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी बढ़ा दिया तो जो प्रकाश है वापस उसी माध्यम में लौट गया। और यहाँ पे एक चीज हमें नोट करना है कि प्रकाश की संपूर्ण मात्रा जो है उसका उसी माध्यम में, पहले माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यहाँ पे हमने जब परावर्तन पढ़ा था, परावर्तन, ठीक है ना, तो परावर्तन में क्या पढ़ा था कि जब प्रकाश किसी तल से टकराता है, जब प्रकाश किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो यह घटना होती है परावर्तन। तो जो दर्पण के तल से परावर्तन होता है उसमें प्रकाश की संपूर्ण मात्रा जो है वो परावर्तित नहीं होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये हमारा एक दर्पण है और यहाँ पे जब प्रकाश आपतित होता है तो कुछ परसेंट जो होता है वो दर्पण द्वारा अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रकाश आपतित हुआ तो 10% दर्पण ने अवशोषित कर लिया, फिर 90% प्रकाश परावर्तित होता है। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि जितना प्रकाश आपतित होता है उतना ही प्रकाश 100% प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परावर्तन में डिफरेंस है। तो यहां से हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कैसे परिभाषित करेंगे, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण
क्रांतिक कोण से अधिक होने पर प्रकाश की संपूर्ण मात्रा का उसी माध्यम यानी कि जो सघन माध्यम है, उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है। आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ओके, पूर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश का संपूर्ण मात्रा जो है उसका परावर्तन हो जाता है, यानी जितना प्रकाश आपतित होता है टोटल प्रकाश उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है, इसलिए इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ओके, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब अगर इसके हम कंडीशन की बात करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन की बात करते हैं, तो कुछ कंडीशन है इसकी। पहले आप इस डिफिनीशन को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसके कंडीशन की बात करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन है जिस पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। चलिए, ये एग्जाम में आता है, पूछता है कभी कभी कि किन्हीं दो कंडीशन को बताइए जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है? जब I का मान C से अधिक होगा। ठीक है भाई, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तभी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रकाश जो है वो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। ये तो भाई ये तो नेसेसरी है। ठीक है, कि अगर प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तभी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है जिसके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। तो इसमें I की वैल्यू C ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वर्ण विक्षेपण के ऊपर। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।